जीएसटी की दरों में बदलाव हो सकता है। जी हां, दरअसल इस महीने 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में एक तरफ जहां जरूरी उत्पादों पर लगने वाले जीएसटी की दरें कम हो सकती हैं, तो वहीं तंबाकू जैसे सेहत के लिए हानिकारक वस्तुओं और लग्जरी आइटम्स पर जीएसटी दरें 35% तक बढ़ाई जा सकती हैं। सूत्र बताते हैं कि कुल 148 उत्पादों पर जीएसटी दरों में बदलाव की सिफारिश जीओएम ने की है। जीओएम की रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे क्या वाकई में इस बार जीएसटी 35 तक जा सकता है या 35 पार। विशेष खास मेहमान मेरे साथ होंगे विशेष चर्चा के लिए। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब जरूरी सामान होंगे सस्ते और लग्जरी प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी कीमत। बिल्कुल ठीक सुना आपने। दरअसल इसी महीने यानी 21 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। इस बैठक में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशों के आधार पर कुल 148 उत्पादों की जीएसटी दरों में बदलाव हो सकता है। इनमें से कुछ प्रोडक्ट्स जो रोजमर्रा की जरूरतों और आम लोगों से सीधे सरोकार रखते हैं, उनकी जीएसटी दरें सरकार कुछ कम कर सकती है। तो वहीं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पाद जैसे सिगरेट, तंबाकू और टोबैको प्रोडक्ट्स पर लगने वाली जीएसटी दरें बढ़ सकती हैं। यानी लग्जरी, विलासितापूर्ण और नशे से जुड़े उत्पाद आने वाले दिनों में महंगे होने वाले हैं। फिलहाल तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की सिफारिशें आम आदमी को राहत देने का काम करेंगी। तो वहीं रोजमर्रा की जरूरी चीजों के सस्ते होने से आम आदमी की जेब को राहत मिलेगी, सो अलग। सूत्रों की माने तो रेडीमेड गारमेंट्स पर भी जीएसटी दरों में बदलाव संभव है। खास करके 1500 रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट्स पर जीओएम ने 5% जीएसटी की सिफारिश की है। तो वहीं 10,000 रुपए तक के रेडीमेड गारमेंट पर ये दर 18% हो सकती है, जबकि 10,000 से अधिक के गारमेंट पर जीएसटी की दर को 28% करने की सिफारिश की गई है। वहीं लेदर बैग, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी आइटम पर भी जीओएम ने जीएसटी बढ़ाने की वकालत की है। इसके अलावा ए रेटेड वाटर पर भी जीएसटी का मौजूदा 28% की दर बढ़कर 35% हो सकता है। दरअसल सरकार पर लंबे समय से कुछ जरूरी उत्पादों पर जीएसटी दरें घटाने का दबाव है। तो वहीं जीओएम ने इसकी सिफारिश भी की थी। ऐसे में पिछले महीने हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे को बढ़ाने को लेकर इस पर लगने वाली जीएसटी को हटाने पर सहमति बनी थी। फिलहाल अभी टर्म लाइफ इंश्योरेंस और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर 18% की जीएसटी है। जीओएम का सुझाव है कि वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी और टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को पूरी तरह से खत्म किया जाए। तो वहीं 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी पर जीएसटी छूट देनी चाहिए और इससे ऊपर की पॉलिसी पर 18% जीएसटी लागू रखने का सुझाव दिया गया। फिलहाल तो जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत करते हैं एमएस मणि सर का, जो कि पार्टनर है डेलॉयट इंडिया के। मणि सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ हैं अभिषेक ए रस्तोगी, फाउंडर हैं रस्तोगी चैम्बर्स के। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे शो पे। मणि सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये तो अभी सूत्रों के हवाले से प्रपोज्ड 35% जीएसटी ऑन टोबैको और ख़ासतौर से ए रेटेड बेवरेजेस, ये कैसे गवर्नमेंट रेवेन्यू को इम्पैक्ट करेगा सर? और कंज्यूमर बिहेवियर पे भी मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन कितना आपको प्रैक्टिकल लग रहा है ये फिलहाल इस वक्त की स्थिति में? देखिए, जब जीएसटी की शुरुआत हुई थी उस वक्त ये अंडरस्टैंडिंग था कि जीएसटी के रेट्स कम रहेंगे और पिछले कुछ महीनों में हम हकीकत में सुन रहे थे कि जीएसटी के जो रेट्स हैं वो कॉम्प्रेस होंगे। मतलब 4 जो रेट्स हैं उससे वो रेट को 3 रेट पे लेके आएंगे। और ये पहली बात हम सुन रहे हैं कि एक नया रेट आने वाला है जो 35% कहा जा रहा है। तो पहली बात तो ये है कि एक और रेट अगर जीएसटी में आ जाती है तो उसकी वजह से जीएसटी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि काफी बिजनेसेस जो 35% रेट में रहेंगे उनको अपने आईटी सिस्टम्स को चेंज करने लगेंगे, अपना प्राइसिंग पॉलिसी चेंज करना पड़ेगा। हर जगह पे पूरा जो वैल्यू चेन है जीएसटी का उसमें उनको चेंजेस लाने पड़ेंगे। तो एक नया रेट आना बहुत बड़ी बात है जीएसटी में, जिसके साथ में सारे बिजनेसेस को ग्रैपल करनी है। और सिर्फ वो बिजनेस नहीं है जिनका उत्पादन 35% पे है, उनको जो माल सप्लाई करते हैं उनसे लेकर सारे जो बिजनेसेस हैं, सारे बिजनेसेस को अपनी वैल्यू चेन को ट्विक करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि जब 28% लाया गया था जीएसटी में, उस वक्त अंडरस्टैंडिंग ये थी कि 28% सिर्फ
सिन गुड्स के लिए होंगी, मतलब हानिकारक पदार्थ के लिए होंगी। अब हानिकारक पदार्थ कुछ हिसाब से तो टोबैको प्रोडक्ट्स तो समझ में आता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। पान मसाला गुटखा वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं वो समझ में आते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि जीएसटी के 28% स्लैब में और बहुत से प्रोडक्ट्स हैं जो किसी हालत में हानिकारक नहीं है। मान लीजिए सीमेंट या एयर कंडीशनर या डिश वॉशर और बहुत सारी गाड़ियां, ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये किसी हालत में हानिकारक नहीं है, पर ये 28% में है। अगर इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को 35% में रखा गया तो उसकी वजह से बहुत हद तक ये प्रोडक्ट्स बहुत एक्सपेंसिव हो जाएंगे। और जब ये एक्सपेंसिव हो जाएंगे, जो कंज्यूमर डिमांड जो है उसमें से जबरदस्त घटौती होगी उसके ऊपर। क्योंकि अगर 7% बढ़ जाता है किसी भी आइटम का प्राइस, मान लीजिए एसी का प्राइस बढ़ गया 7%, वो बहुत बड़ी अमाउंट कंज्यूमर को शेल आउट करनी पड़ेगी। यहां पर यह मानना चाहिए कि बिजनेस टू बिजनेस जो ट्रांजैक्शंस होती है जीएसटी में, उसमें तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की फैसिलिटी है। पर जब कंज्यूमर कोई आइटम को खरीदता है, जीएसटी का जो टैक्स है वो प्राइस में एम्बेडेड रहती है। तो कंज्यूमर जो प्राइस देता है उसमें जीएसटी शामिल है। इसकी वजह से प्रेजेंट जो सिचुएशन है इन्फ्लेशन की, जिसके ऊपर आरबीआई ने भी काफी चिंता व्यक्त की है, कोई भी ऐसा कदम न ले सरकार जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और बढ़ जाए और महंगाई की वजह से लोगों को तकलीफ और ज्यादा हो जाए। ऑल राइट सर, तो आप कह रहे हैं कि एक तो ये एक न्यू रेट का इंट्रोडक्शन कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ाएगा और लॉन्ग टर्म में ये कंज्यूमर बिहेवियर को भी इम्पैक्ट करेगा। अभिषेक जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं और आपका एनालिसिस क्या है? अभी जो जीएसटी की जो प्रेजेंट कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वाकई में उसको लेकर तो बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन अप्रोच जो है या इंटेंट जो है वो आपको क्या नज़र आ रहा है और आपका एनालिसिस इस पर क्या है सर? देखिए, पहली बात तो ये कि जो मेरे मित्र मनी जी ने बात बोली वो बिल्कुल सही बात बोली है और मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। अब आप देखिए कि अगर 35% का रेट, एक नया रेट इंप्लीमेंट करा जाता है तो उसके रिपरकशंस क्या हो सकते हैं। अब आज बात हो रही है कि रेडीमेड गारमेंट्स पर 35% रेट लग सकता है अगर कि उसकी वैल्यू बेस है 10,000 रुपीज और मोर। अब शादी का समय आता है, ब्राइडल लहंगे बिकते हैं, तो क्या वो ब्राइडल लहंगे कोई भी 10,000 रुपए से कम होगा? 1-1 लाख रुपए के लहंगे होते हैं। अब अगर आप उस पर 1 लाख रुपए के लहंगे पर 35,000 रुपए टैक्स लगाएंगे तो ये ऐसा लगता है देखने में कि अगर ऐसी कोई भी बहुत ज्यादा हाई रेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है तो गवर्नमेंट एक तरह से टैक्स ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शंस को एनकरेज कर रही है। आज गवर्नमेंट का एंडेवर ये होना चाहिए कि टैक्स रेट्स मॉडरेट रहें और इतनी ज्यादा उन पे ज्यादा रेट हाई ना हो। देखिए, जो मनी साहब ने बात बोली वो बिल्कुल सही है कि उससे सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, रेट कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स होंगे, ये तो होंगे ही। मगर आप अगर कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से समझेंगे, 1 लाख रुपए के लहंगे पर अगर 35,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा तो क्या कंज्यूमर ही ये बोलेगा कि भाई आप हमें बिल मत काटिए या आप आधे का बिल काटिए? तो आई थिंक इतना हाई टैक्स रेट एक किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा आपको एग्जाम्पल देता हूं, अगर शादी का ही एग्जाम्पल लिया, शादी का ही सीजन चल रहा है, अगर 3 पीस सूट कोई खरीदता है, अब वो 3 पीस सूट की वैल्यू लेट से 15,000 रुपए है, तो क्या कंज्यूमर बोल सकता है कि भाई आप मेरी पैंट की बिलिंग अलग कर दीजिए, कोट की बिलिंग अलग कर दीजिए और अंदर की जैकेट की बिलिंग अलग कर दीजिए? तो जैसे ही वैल्यू बेसिस पर टैक्स डिटरमिन होगा या टैक्स रेट चेंज होगा, ऐसी चीजें सामने आएंगी जहां पर लोग टैक्स प्लानिंग करना चाहेंगे, जो किसी भी इकोनॉमी के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं रहता। इसीलिए बोला जाता है कि जो कुछ एसेंशियल चीजें हैं, क्योंकि अगर कोई महंगी चीज भी खरीद रहा है तो वो उस पर हायर रेट पर टैक्स, हायर वैल्यू पर, हायर बेस पर ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, तो ऐसी ज्यादा हाई रेट हो जाएगा तो कैश ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगी। लोग कहेंगे कि हमारी कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को डिवाइड कर दो, आधा आधा ले लीजिए, थिंग्स ऐसी बढ़ जाएंगी तो गवर्नमेंट को मोरलेस बहुत ज्यादा रेट में कोई फायदा नहीं होगा। अब तीसरा एग्जांपल आपको बताता हूं इसी को लेके, जबकि आप लग्जरी गुड्स पर, स्पेशली बैग्स और कपड़ों पर अगर आप 35% टैक्स लगाते हो, तो इतने आज लोग हैं, करीब 1 करोड़ लोग जो टोटल टिकट बिकते हैं, जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं एक साल में, वो करीब 1 करोड़ लोग होते हैं। वही लोग अनुमान करा जाएगा कि वो हाई
वैल्यू के गुड्स लेंगे, तो वो 35% टैक्स देके यहां पर क्यों लेंगे? अगर उनको ब्रांडेड सामान लेना भी है तो सेम ब्रांड का सामान दुबई से जाके लाएंगे। ओके। अगर उनको 5 लाख रुपए की शॉपिंग करनी है, 5 लाख पर आप 35% देखेंगे, तो इतने में तो उनका एयर टिकट, रहना, खाना, घूमना फिरना सब कवर हो जाएगा। तो 5 लाख रुपए की शॉपिंग वो फैमिली इंडिया में क्यों करेगी? दुबई जाके टिकट लेगी और सारे ब्रांडेड गुड्स लेके आएगी। उसमें क्या होगा कि देश को नुकसान होगा। तो किसी भी बहुत ज्यादा हाई टैक्स रेट से, और ये हमने देखा और है, और अगर आम लोगों की 1970 में हाथ किसी से ने- बाहर जाएंगी चीजें, तो स्वाभाविक है फिर उसमें एक राइज इन ब्लैक मार्केट का भी एक हमेशा एक स्पेस बनता है। ऑलराइट, बट जो आर्ग्यूमेंट है मैं उस पर आता हूँ। मनी सर, अब आर्ग्यूमेंट ये दिए जाते हैं कि साहब हो सकता है कि जीओएम ये चाह रहा हो कि रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन हो। हम जानते हैं कि जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है वो 2026 में ख़त्म हो रहा है, तो शायद गवर्नमेंट में भी लुकिंग फॉर सम ऑल्टरनेटिव रेवेन्यू सोर्सेज। एक तो ये भी कहा जाता है, दूसरा फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए भी है कोविड पैंडेमिक के बाद भी। लेकिन उसके अलावा एक बड़ा जो वो दिया जाता है आर्ग्यूमेंट, वो है कि डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन जो है कि आप हायर टैक्स लगाइए टोबैको पे, शुगरी ड्रिंक्स पे, जो कि ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव का पार्ट है, तो शायद ये भी मद्देनजर होगा जीओएम के। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो पहली बात मैं बताऊं, जो मेरे शुभचिंतक हैं रस्तोगी साहब, उन्होंने जो उदाहरण दिए वो बहुत अच्छे उदाहरण दिए। पर एक बात हमें ये समझनी है कि हमारे जैसे देश में जहां पर डाइवर्सिटी ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, वहां पर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स रेट की जब फिक्सेशन होती है, उसमें इक्विटी देखनी पड़ती है और टैक्स पॉलिसी देखनी पड़ती है। अब मैंने जो पहले कहा वो टैक्स पॉलिसी के दायरे से था, क्योंकि टैक्स पॉलिसी के हिसाब से जितनी कम रेट है उतना अच्छा है, बिजनेस के लिए भी उतना अच्छा रहेगा। जब इक्विटी की बात हम करते हैं तो ये समस्या लोगों के सामने आती है कि अगर किसी के पास पैसे हैं बहुत महंगे पदार्थ खरीदने के लिए, तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा टैक्स भी दे सकते हैं उसके साथ में। तो इक्विटी का जो स्टैंड पॉइंट है उसके हिसाब से तो डिफरेंशियल रेट्स बेस्ड ऑन प्राइसिंग जस्टिफाइड है, पर टैक्स पॉलिसी के हिसाब से वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें एक और डेटा पॉइंट जो हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि जीएसटी की शुरुआत में जो 28% जो स्लैब थी, इसमें बहुत सारे आइटम्स थे, और करीब 1.5-2 साल जीएसटी की शुरुआत के बाद में सरकार ने उसमें से बहुत से आइटम 28 से निकाले और उन्होंने उन्हें 18% में डाल दिया। अब 28% टू 18% में डालने का मतलब ये होता नॉर्मली कि कलेक्शंस कम हो जाती, पर हमने उस वक्त देखा कि ऐसा नहीं हुआ, कलेक्शन इनफैक्ट बढ़ गया 1 महीने बाद में। तो ये डेटा पॉइंट जो है ये अवेलेबल है, इंडियन जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में है, कोई और देश की और मुल्क की उदाहरण नहीं है ये। तो ये साबित ये करता है कि जब रेट्स नॉर्मल रहते हैं और जब रेट्स रीजनेबल रहते हैं तो टैक्स कलेक्शन हमेशा बढ़ती है, क्योंकि लोगों के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो कोई स्कीम बनाए जिसकी वजह से टैक्स नहीं हो। अभी जो आप बात कर रहे थे टेक्सटाइल्स की, अपैरल की या फुटवेयर की, अगर हम 3 स्लैब में रखें 1500 तक और 10,000 तक और 10,000 से ऊपर, एक इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस जो मेरे हिसाब से होगा, बहुत सी प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जिसकी प्राइस 1499 होगी क्योंकि वो 1500 से नीचे है, बहुत सी हो जाएंगी जिसकी प्राइस है 9999। तो ये आर्टिफिशियल सेगमेंटेशन जो है ये भी अवॉइड हो जाएगा अगर रेट्स रीजनेबल हैं और एक स्लैब में रहें। पर अगर सरकार मानती है कि इक्विटी के हिसाब से ये मौका है रेट सेग्रीगेशन करने का, तो फिर उसको इस इतनी अच्छी तरीके से डिफाइन करें जिसकी वजह से कोई क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट नहीं हो कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये आइटम है या वो आइटम है। या रस्तोगी साहब ने जैसे बताया, कोई बिल को स्प्लिट करके, इनवॉइस को स्प्लिट करके खरीदे एक आइटम पर उसको 3 आइटम के हिसाब से दिखाएं, उसका कोई तरीका रहना चाहिए जिससे वो मिसयूज नहीं हो। नहीं, बट जो रस्तोगी साहब का जो डायरेक्ट पॉइंट था सर, उससे आप कितना सहमत हैं? चलिए, सिन गुड्स को हम अगर किनारे रखें, लेकिन गारमेंट के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। अगर गारमेंट जो अपैरल लग्जरी सेगमेंट में आ रहे हैं उस पर अगर आप जीएसटी बढ़ा देंगे, मिडिल क्लास फैमिली जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही है कॉस्ट ऑफ लिविंग से और वो एस्पायर कर रही है वहाँ तक जाना, उस पर क्या कोई इमीडिएट इम्पैक्ट आप देखेंगे?
महंगाई तो बढ़ेगी। मैंने जैसे कहा कि आज की तारीख में महंगाई जो है ये सिर्फ अपनी कंट्री में नहीं है, वर्ल्ड वाइड बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, एजेंडा आइटम है सब जगह में। बहुत सी कंट्रीज में सरकार चेंज हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से। सो महंगाई जो है वो तो डेफिनेटली बढ़ेगी। जीएसटी की अगर रेट बढ़ गई तो किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी सेगमेंट के ऊपर, क्योंकि जीएसटी जो है वो फंडामेंटली इनडायरेक्ट टैक्स है और वो बंडल हो जाती है प्राइस पे। तो प्राइस अगर बढ़ती है, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट तो उसका होगा ही। पर मिडिल क्लास के ऊपर असर होगा क्या, वो डिपेंड करेगा मिडिल क्लास का जो कंजम्पशन बास्केट है उसमें क्या क्या आइटम्स शामिल हैं। शादी की जो जिक्र हुई थी, शादी तो जनरली एक या दो बार लाइफ टाइम में होती है, डे टू डे अकरेंस नहीं है, रेगुलरली तो नहीं होती है। तो उसको अगर आप बाहर रखें तो इक्विटी के हिसाब से अगर कोई खरीद रहा है बहुत एक्सपेंसिव फुटवेयर, सरकार शायद ये समझ रही है कि जो फुटवेयर खरीद रहे हैं बहुत महंगे वाले, वो अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा ज्यादा टैक्स भी पे कर लें उसके ऊपर। पर उसकी वजह से जो रिजल्टेंट इश्यूज आएंगे उनके ऊपर अभी से फोकस करके उनका कोई समाधान निकालना ये बहुत जरूरी है इंट्रोडक्शन के पहले। ऑल राइट। तो रस्तोगी साहब, फिर बैलेंसिंग एक्ट क्या हो? अगर आपको टैक्स भी बढ़ाना है स्वाभाविक रूप से, जैसा कि अभी बात भी चल रही थी कि रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन का भी समय है, अगर ये सब भी करने हैं, आपको अचीव भी करने हैं और आम आदमी और ख़ासतौर से मिडिल क्लास उसके कमर पे चोट भी ना पड़े, ऐसा फिर क्या किया जाए? कि इसके दो सॉल्यूशन है। पहली चीज तो ये कि 35% रेट ना रखा जाए, रेट 28% ही रखा जाए, मैक्सिमम रेट वही रहना चाहिए। पॉलिसी पर्सपेक्टिव जैसे मनी जी ने बोला, और दूसरे पर्सपेक्टिव से भी एक वो ठीक रहेगा। दूसरा, रेट रैशनलाइजेशन कमेटी का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट निकाले, स्पेशली 12% एंड 18% वाले गुड्स में। जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो 18% टैक्स में हैं, वो 80% करीब रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करती हैं, और उसके बाद जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है वो 28% वाले गुड्स से होता है। तो क्या हम 12 और 18 को इस तरह से मर्ज कर सकते हैं कि हमें रेवेन्यू न्यूट्रल एक रेट मिल जाए, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू कैलकुलेशन है वो हो जाए, और जो 28% वाले गुड्स हैं जिन पे गवर्नमेंट को लगता है कि ये डीमेरिट गुड्स हैं, उन पर तो सेसेस या वो जो भी एक्स्ट्रा लगाना चाहता है वो लगा दें, जैसे सिगरेट पे, तंबाकू पे, शराब पर, इन चीजों पे लगा दें। बट जैसे ही आप कपड़ों पे आएंगे जो एक डीमेरिट गुड्स नहीं माना जाता, या बैग्स पे आएंगे, लेडीज के बैग्स पे आएंगे, और ये सारे प्रोडक्ट्स जनरली लेडीज रिलेटेड होंगे, बैग्स होंगे, कपड़े होंगे, शूज होंगे, तो इन चीजों पे आप जैसे ही लगाएंगे तो वो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जो ऐसे लोग हैं जो मिडिल क्लास लोग हैं बट एस्पिरेशन रखते हैं, आपके ही शब्दों में, उनके ऊपर एक बर्डन पड़ेगा। तो उसको बचाने के लिए उसका रेट 35% ना करें, बाकी चीजों पे जो डीमेरिट गुड्स हैं उस पर भले ही सेसेस लगा दें, 28% रेट रखें, 28% से 35% का एक और ब्रैकेट ना क्रिएट करा जाए, उन एक्सेप्शनल गुड्स के लिए एक्स्ट्रा सेस लगा दिया जाए। और ये बहुत अत्यंत आवश्यक है आज देश के लिए, व्यापारियों के लिए, कि जो 18% का दर है और जो 12% का रेट है, उन दोनों को मर्ज करा जाए, रैशनलाइज करा जाए, और यहीं पर रेट रैशनलाइजेशन कमेटी का रोल आएगा कि वो इस तरह से उसको बैलेंसिंग एक्ट करें कि रेवेन्यू का भी नुकसान ना हो, कलेक्शंस भी बढ़े, और इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट भी कंट्रोल में रहे। ऑल राइट सर। मनी सर, बहुत संक्षेप में इस पूरे पर्सपेक्टिव में एक बड़ी बात जो उभर कर सामने आ रही है वो ये कि उसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि हमने बीते कुछ सालों से देखा कि जिस तरह से भारतीय कंज्यूमर के पास स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है, पैसा आ रहा है, पूरी दुनिया के लग्जरी ब्रांड्स भारत आना चाहते हैं। और हमने देखा कि रियल स्टेट में स्टैंड अलोन जो शोरूम्स हैं उनका भी जो बातें हो रही हैं, अलग अलग ब्रांड्स के वो टटोल रहे हैं, हाई एंड ब्रांड्स आ रहे हैं, खोज रहे हैं यहाँ पर स्वाभाविक रूप से, एंड दे आर हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा लगता है, इंटेंशन है। ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि सरकार उनको डिस्करेज कर रही है, और अगर डिस्करेज करना चाहती है तो फिर उसका कारण क्या हो सकता है? ये बहुत अच्छा इश्यू बताया आपने अभी। ये मनी सर के लिए। यस सर, यस सर। सॉरी, ये बहुत अच्छा इश्यू आपने पिकअप किया है। और आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ऐसा कोई सिग्नल नहीं जाना चाहिए फॉरेन ब्रांड्स के लिए कि इंडिया में वो अनवेलकम है, या इंडिया की जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो अनवायबल है।
तो एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि जैसे रस्तोगी जी ने अभी जैसे बताया, अगर हम 28% पे ही कंटिन्यू करें तो जो रेवेन्यू की जो ग्रोथ होगी, कलेक्शंस की ग्रोथ होगी, वो वॉल्यूम से आएगी, क्योंकि ज्यादा आइटम बिकेंगे उस रेट के ऊपर। क्योंकि जब भी कोई फॉरेन ब्रांड आती है इंडिया में, सबसे पहले उनको जरूरत रहती है टैक्स पॉलिसी सर्टेनिटी की। अगर वो आने के बाद में ये फैसला नहीं कर सकते हैं, जब वो प्राइसिंग कर रहे हैं कि रेट 28 होगी कि 35 होगी, कि 28 प्लस सेस होगी कि 35 प्लस सेस होगी, वो तो उनके प्रोडक्ट प्राइसिंग में ही अनसर्टेनिटी क्रिएट करेगी। तो जब इतने ब्रांड आ रहे हैं और जब मिडिल क्लास इंडिया एस्पिरेशनल बन रही है, एक तरीका ये भी है कि हम रेट्स को जो है उसको फ्रीज कर दें 28 को, और जो वॉल्यूम ग्रोथ जो आएगी, वो वॉल्यूम ग्रोथ से कलेक्शंस जीएसटी के बढ़ सकते हैं। ऑल राइट सर, अब मेरा आखिरी सवाल रस्तोगी जी आपके लिए ही है, और बिल्कुल संक्षेप में मैं चाहूँगा, क्योंकि इक्विटी की शुरुआत में बात हुई। एक जो इसका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो सोशल इक्विटी का आर्ग्यूमेंट देते हैं, बड़ा पुराना आर्ग्यूमेंट है, और वो है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। आप लग्जरी और हार्मफुल गुड्स पे जो है टारगेट करके उन पे टैक्स बढ़ाइए, ताकि आप इंश्योर कर सकें कि जो टैक्स बर्डन है वो हायर इनकम ग्रुप्स पे, जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, उस पर ज़्यादा आए। तो इसे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन कहा जाता है। तो ये भी आर्ग्यूमेंट होता है, तो इससे आप सहमत हैं? देखिए, अगर किसी चीज पर बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लग्जरी वॉचेस की बात करते हैं, रोलेक्स की बात करते हैं, जो घड़ी 50 लाख रुपए की है, अगर आप आज उस पर 35% टैक्स लगा देंगे इंडिया में, और वही दुबई में 5% टैक्स पे मिलती है, तो 30% का फर्क आ जाता है, करीब एक घड़ी पर 15 लाख रुपए का फर्क। इंडिया इज अ वेरी बिग मार्केट फॉर लग्जरी वॉचेस, प्लीज लेट मी पुट दैट ऑन रिकॉर्ड, इंक्लूडिंग अपर मिडिल क्लास। जो 10 से 15 लाख रुपए की घड़ियां होती है, वो बहुत खरीदी जाती है और बहुत बिकती हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि अगर जो मनी साहब ने बात बोली, वॉल्यूम, वॉल्यूम आप देश से हटा रहे हो। घड़ी एक एग्जाम्पल हो सकता है। बैग्स अगर आप देखें जो 2 लाख 3 लाख 1 लाख रुपए के होते हैं, वो लोग जाएंगे लंदन, जाएंगे दुबई, जाएंगे और जब वहां पर अपना ट्रिप करेंगे, वहां से बैग लेके आएंगे। तो 35% और 5% में इन प्रोडक्ट्स पर आप उनको डिस्करेज करोगे। वो सामान केवल यहां पर रिटेल आउटलेट्स में जाके देखेंगे, मगर जब भी वो दुबई जा रहे होंगे या कोई दुबई से आ रहा होगा, वो उनको बोलेंगे भाई ये वाला मॉडल, ये वाला बैग आप मेरे लिए ले आइए। तो आई थिंक रेट बाइंग, जो इस गवर्नमेंट का एंडेवर था कि अगर वो स्टेट वाला रेट बाइंग है तो भी डिफरेंस रेट नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से उन चीजों पर भी हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम रेट टैक्स का इतना ना बढ़ा दें कि लोगों को इंसेंटिव आ जाए कि लोग बाहर जाके लें। अगर आप आज बात करते हैं आईफोन की, अगर आप बुक ये बात करते हैं आई बुक प्रो की, इन सब पर भी एक एक प्रोडक्ट पर 20-20 25-25 हजार रुपए का फर्क होता है। तो जब भी कोई यूएस से आता है, 1 लाख रुपए के आईपैड पर बोला जाता है कि भाई एक वहां से मेरे लिए ले आना। अगर यही चीज लग्जरी वॉचेस, बैग्स एंड शूज, जो ब्रांडेड चीजें हैं, जो जिनका प्राइस पता होता है, जिन पर जनरली डिस्काउंट नहीं होता, अगर हमारा देश 35% टैक्स लगाएगा, तो वो एक गलत डिसीजन हो सकता है, साबित हो सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा, बाहर से सामान देश में आना शुरू हो जाएगा। ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखा, और जाते जाते बस मैं छोटा सा एक, क्योंकि अब कॉन्टिन्यूटी में एक कॉन्टेक्स्ट आ ही गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें मणि सर, या मैं गलत बोल रहा हूँ कि एक तरफ आप कह रहे हो कि साहब इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर्स आएँ, कंपनीज आएँ, उनको हम पीएलआई दें, फिर आप उन पे जीएसटी बढ़ा दो और उनको डिस्करेज करो, तो कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की प्रेरोगेटिव है कि वो रेट्स चेंज करें, ऑल्टर करें, मॉडिफाई करें। दूसरे कंट्रीज में भी होती है। आई एम सॉरी सर, मैं इसलिए कह रहा था, कंज्यूमर एंगल से मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप जीएसटी बढ़ाओगे तो स्वाभाविक रूप से उसका जो भी एक्सपेंस आएगा मैन्युफैक्चरर, उसको तो पास ऑन कंज्यूमर पे ही करेगा, तो अल्टीमेटली वो, बिल्कुल, हाँ, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल 100%। और उसी की वजह से क्या होगा कि टेंडेंसी ये रहेगा, जो आज की तारीख में जो कंज्यूमर अपस्केल कर रहा है, अपने जो लिमिट के हिसाब से है, उससे थोड़ा ज्यादा एस्पिरेशनल हो रहा है। तो जब बहुत प्राइस बढ़ जाती है, जीएसटी रेट बढ़ जाती है, वही कंज्यूमर डाउन स्केल करने लगेंगे, जो कि डिजायरेबल नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। Alright. तो ये जरूरी है कि इसमें टैक्स पॉलिसी, कंज्यूमर बिहेवियर और इक्विटी तीनों को मर्ज करके फैसला किया जाए कि क्या रेट्स होने चाहिए। ऑलराइट सर, तो आप दोनों से चर्चा करने के बाद ये समझ में आया कि अगर वाकई में जीओएम की इन सिफारिशों को लागू करके सरकार आगे बढ़ती है और 35% जैसा एक नया
न्यू रेट आता है तो एक तो नंबर 1 कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी, नंबर 2 रिग्रेसिव इम्पैक्ट ऑन सर्टेन ग्रुप्स देखने को मिल सकता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर का हमने जिक्र किया, अल्टीमेटली हायर कॉस्ट जो है वो पास डाउन होगी कंज्यूमर पे, और जिसका रस्तोगी साहब ने भी जिक्र किया, पोटेंशियल स्मगलिंग, इलिसिट ट्रेड, ब्लैक मार्केट, इन सब के खतरे भी है। बट देखते हैं सरकार ने कुछ अपने तरकश में कौन से तीर रखे हैं जो आने वाली बैठक में हमें पता चलेंगे। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज आकर हमारे लिए बहुत अच्छा विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया MS मनी सर वक्त निकालने के लिए। अभिषेक रस्तोगी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त निकालने के लिए।